ठीक, अब समझिए ध्यान से। फिजिकल क्वांटिटीज जो हम लोग डायमेंशन में डिवाइड किए थे 3 टाइप्स, वहाँ डिपेंडेंस और नॉन डिपेंडेंस पे किया था। फंडामेंटल थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी और डेराइव क्वांटिटी थी। हम उन्हीं क्वांटिटी को डिवाइड करने जा रहे हैं डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पर। ठीक, अब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो इस पर क्या हो गया कि यहाँ भी 3 टाइप्स के हो जाएंगे, एक वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया और टेंसर। ठीक, तो क्वांटिटी हमारी वही है, डिवाइड का तरीका अलग हो गया। जैसे अब तुम लोग हो तो हमने कहा भाई 50 किलो से कम 50 किलो से ज़्यादा, एक डिवीज़न हो गया। 5 फीट से कम 5 फीट से ज़्यादा, एक डिवीज़न हो गया। तो डिवीज़न वही है, क्वांटिटी आपकी वही है, डिवीज़न का तरीका बदला हुआ है। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवीज़न जो हम करने जा रहे हैं वो किस पर करने जा रहे हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पर। ठीक, अब मैग्नीट्यूड जो हुआ जैसे लिखा हुआ है 10 न्यूटन, ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये यूनिट हो गई, यही मिलके क्या बन जाता है आपका, मैग्नीट्यूड हो गया आपका। तो जिनमें मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत न पड़े, वो क्वांटिटी क्या कहलाएंगी, स्केलर कहलाएंगी। केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, मैग्नीट्यूड से हमको बात समझ में आ जाए और उसमें हमें डायरेक्शन बताना ना पड़े, तो वो क्या कहलाएंगी बताओ, स्केलर कहलाएंगी। और जिनमें क्या हो जाए, बिना डायरेक्शन के हम बात को समझ ना पाएँ, वो क्या बन जाएंगी आपकी, वेक्टर बन जाएगी। तो पहले हम वेक्टर और स्केलर के बारे में समझेंगे, फिर टेंसर के बारे में समझेंगे। ठीक, एग्जाम्पल जैसे लिया हमने कि भाई लखनऊ कानपुर के बीच का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, हमें बात समझ में आ जाएगी। हमें ये नहीं बताना पड़ा कि नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो बताओ डिस्टेंस क्या हो गई, स्केलर हो गई। क्लियर हुआ, तो डिस्टेंस आपकी स्केलर हो गई। अब हमने ये कहा कि भाई कोचिंग पढ़ाने के लिए हम 2 किलोमीटर नॉर्थ आए, 3 किलोमीटर ईस्ट गए, 4 किलोमीटर साउथ गए, तो टोटल जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब इसमें हमको क्या पड़ रहा है, डायरेक्शन बताना पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड बताना पड़ रहा है। इसलिए बताओ ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक, तो ये वेक्टर में आ जाएगा आपका, यहाँ पर वेक्टर में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं फोर्स। फोर्स हमने कहा 10 न्यूटन, पूरी बात कंप्लीट नहीं है जब तक कि कोई डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि 10 न्यूटन नॉर्थ में लग रहा है, 10 न्यूटन साउथ में लग रहा है। जब डायरेक्शन बताएंगे तभी बात कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए फोर्स हमारा किस में आ जाएगा बताओ, वेक्टर में आ जाएगा। ठीक, चलिए इधर देखिए, तो हम लोग जो है वेक्टर और स्केलर की बात यहाँ कर रहे थे। तो वेक्टर में इधर देखो, हम इधर लिख दे रहे हैं, तो वेक्टर में हमने एक चीज़ आपको बताया, क्या मिल गया हमको, डिस्प्लेस, और इसमें क्या मिल गया, डिस्टेंस। दूसरा चीज़ हमने बताया फोर्स के बारे में। अब फोर्स में जब तक हम डायरेक्शन, जैसे हमने कहा 10 न्यूटन, हमने कहा 10 लप्पड़, जब तक इन्हें फलाने के ऊपर लग रहा है तब तक बात आपको क्लियर। तो डायरेक्शन की ज़रूरत है उसमें, इसलिए फोर्स किस में आ जाएगा बताओ, वेक्टर में आ जाएगा। ठीक, अब हम ये कहते हैं मास, किसी बॉडी का मास 10 kg है। अब 10 kg नॉर्थ में है साउथ में है, हमें इससे कोई मतलब, हमने कहा भाई फलाने 20 किलो के हैं, तो समझ बात आ गई है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में। तो मास बताओ, स्केलर हो गया। वेट, मास m और वेट क्या हुआ, mg। तो mg मतलब क्या हुआ, जो अर्थ किसी चीज़ को अपनी ओर, वो फोर्स एक तरीके से फोर्स ही जुड़वा भाई है। तो फोर्स वेक्टर है, तो वेट भी क्या हुआ, W लिख देते हैं सीधे सीधे। ठीक, अब हो गया। अब आ जाओ एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ, क्या हो जाएगा, वेक्टर। क्यों, एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इधर देखिए, अभी हम आगे एक चीज़ देखिए, कुछ तो ऐसे याद हो जाएंगे और कुछ ऐसे याद कर लो कि वेक्टर को
स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर। कुछ इससे याद कर लो। दूसरा, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करोगे तब भी क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। क्लियर हो गया। कहीं कहीं हम ऐसे याद कर लेंगे। अब बता दो जरा, जैसे हमने कहा एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जो होता है डेल्टा बी अपान क्या हुआ, डेल्टा टी। ये वेक्टर है तो ये भी क्या हुआ, या इससे निकाल लो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी। अब ये वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया। इसका मतलब एक्सीलरेशन किस में आ जाएगा बताओ, वेक्टर में आ जाएगा। इससे हम याद कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने वेक्टर मिलेगा, हम आगे पढ़ाएंगे। वेक्टर अपान स्केलर वेक्टर मिलेगा, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास जो चीज़ें आई, कौन कौन सी चीज़ हो गई बता दो। हमारे पास आ गया डिस्टेंस, आ गया मास, आ गया स्केलर में आ गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया फोर्स, हो गया वेट, हो गया और एक्सीलरेशन। ये सब किस में आ गया, आपका वेक्टर में आ गया। और बताओ स्पीड। अब स्पीड जरा बताओ क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपान। अब चूंकि डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होती बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या हो गया। ठीक। एक चीज और, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों सिंबल एक जैसे होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेक्टर है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, स्केलर है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ लिख चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी, और इसमें क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक। एक बार फिर से पूरी चीज़ समझो। क्या हमने बताया, जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ज़रूरत पड़े वो किस में रखी जाएंगे, वेक्टर। और जिनको हम बिना डायरेक्शन के समझ जाएं वो किस में रखे जाएंगे, स्केलर। ठीक। तो अब हमने कौन कौन एग्जाम्पल बता दिया, वेक्टर बता दो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, और क्या आया फोर्स, और क्या आया एंगुलर वेलोसिटी, वो वेट, और क्या हुआ एक्सीलरेशन, फिर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और इसमें हो गया डिस्टेंस, मास, स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये दोनों ध्यान दे रहा है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होती है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो। अब बात ये आई कि हम पूरा याद कैसे करेंगे, ये साल भर हमें मिलता रहेगा। आज ही नहीं याद करना है, ये पूरे फिजिक्स में पढ़ते रहेंगे, वहाँ मिलता रहेगा। ठीक। अब बताओ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या कहोगे। बताओ इलेक्ट्रिक करंट, ये किस में रखोगे, क्यों। इलेक्ट्रिक करंट में देखिए, ये 2 एम्पियर की आ रही है, ये 3 एम्पियर की आ रही है, तो यहाँ सीधे सीधे क्या हो जाती है, 5 एम्पियर। एलजेब्रा फॉलो करती है, 3 और 2 मिलके 5 हो गया। तुम अब ये दिए पैरेललोग्राम को फॉलो करती तो इसका फॉर्मूला आ जाता, तब आंसर आ जाता R इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 अंडर रूट कितना आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किस में रखा गया। तो बात क्या समझ में आई कि ये समझ में आ गया कि केवल डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से वेक्टर नहीं हो जाएगा, क्या होना चाहिए उसके लिए, लॉ पैरेललोग्राम, जो वेक्टर का करेक्टर है, लॉ ऑफ ट्रायंगल है, लॉ पैरेललोग्राम है, इसको जो फॉलो करेगा वो रखा जाएगा वेक्टर में। केवल डायरेक्शन मैग्नीट्यूड से वेक्टर नहीं हो जाएगा। किसी के 2 आँख हैं 2 कान हैं, इंसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंसान के लिए क्या होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। तो वैसे ही वेक्टर होने के लिए वेक्टर का करेक्टर क्या होता है बताओ, लॉ पैरेललोग्राम। जो लॉ पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा वो जरूर वेक्टर होगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ बताओ कि किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक, तो क्या होगा, वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो क्या होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगा
मैग्नीट्यूड दोनों हो जाएगा। फिर से समझो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। अब बताओ एरिया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ, एरिया के बारे में बताओ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इसको ए से डिफाइन करते हैं, थीटा डिफाइन करते हैं, या इसको डीएस लिखते हैं, डी थीटा लिखते हैं। बताओ ये किस में आएगा, बोलो किस में आएगा? अब ये दोनों में आता है, ये जो है दोनों में रखा गया है, ये वेक्टर में भी रखा गया है, स्केलर में भी रखा गया है। तो ये क्वांटिटी कब वेक्टर कब स्केलर, जब स्मॉल अमाउंट लिया जाएगा तो क्या हो जाएंगी वेक्टर, और लार्ज अमाउंट में क्या बन जाएंगी स्केलर। जैसे तुम लिखते हो ds, अब फाई इज इक्वल टू आगे पढ़ोगे ई डॉट ds, ये वेक्टर ये बन गया स्केलर। अब यहाँ ds हमारा क्या बन गया, वेक्टर बन गया, लेकिन कहीं लिखा है a इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया स्केलर बन गया। तो लार्ज अमाउंट में ये क्या बनती हैं स्केलर, और स्मॉल अमाउंट में क्या हो गया, तो कहीं ds लिखा हो कहीं d थीटा लिखा हो तो ये समझ लो क्या हो गया वेक्टर हो गया। तो दो ये क्वांटिटी आपकी हो गई, कुछ क्वांटिटी ऐसी हो गई जो दोनों में रखी गई, जैसे नौटंकी में होता है कभी राजा बन गए कभी रानी बन गए, जैसे मौका मिला वैसे ही इन क्वांटिटीज में है, कभी कभी क्या बन जाते हैं ये स्केलर और कभी कभी क्या बन जाते हैं ये वेक्टर। तो जब स्मॉल अमाउंट होगा तो क्या बनेंगे ये वेक्टर, और लार्ज अमाउंट में क्या बनेंगे स्केलर। ठीक, अब हम लोग इसके आगे ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं जो हम बताए हैं, इनको अपना देख लीजिएगा। जैसे दिया है वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेज द लॉ ऑफ एडिशन आर इक्विवेलेंटली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वही मतलब लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ। इसके बाद दिया है स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली, जो स्केलर है उसमें क्यों क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा। थर्ड पॉइंट दिया है फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड टेंसर। अब टेंसर के बारे में हम लोग आ रहे हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डेंसिटी, ये सब जीरो ऑर्डर टेंसर आल्सो कॉल्ड स्केलर। जरा इसके बारे में समझिए, स्केलर के बारे में, टेंसर के बारे में। टेंसर क्या होते हैं, जो जिनका मैग्नीट्यूड एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड करता हो। जैसे ये पेन है, अब ये रॉड है, अब इसको 20 से रोटेट कराओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बताओ, ml² बाई, और एंड से, तो कहने मतलब यही रॉड हमारा है, इस रॉड को हम अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अलग अलग आता है। क्लियर हुआ? 20 से रोटेट कराएं कुछ वैल्यू और आएगी, किनारे रोटेट कराएं कुछ और आएगी, ऐसे रोटेट कराएं कुछ और आएगी। रॉड हमारा वही है, मास वही है, लेंथ वही है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ऐसी क्वांटिटी को हम किस में रखे हैं टेंसर में रखे हैं। जिनका मैग्नीट्यूड एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता हो, ऐसी क्वांटिटी को हम किस में रखते हैं टेंसर में रखते हैं। और इसमें केवल एक एग्जाम्पल पूछा गया अभी तक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया किस में रखा है तो क्या हो गया बताओ, ये टेंसर हो गया। और एक पॉइंट और है कि जीरो ऑर्डर हायर क्लासेस में क्या होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के टेंसर होते हैं। तो जो जीरो ऑर्डर के टेंसर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं स्केलर भी होते हैं। इसीलिए जैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसिटी है, कहीं कहीं बुक में टेंसर लिखा होगा और कहीं कहीं बुक में ये क्या लिखा होगा स्केलर लिखा होगा। तो दोनों बातें सही हैं, क्योंकि जो जीरो ऑर्डर का टेंसर होता है वो क्या होता है स्केलर होता है। लेकिन एग्जाम में अभी तक सिर्फ क्या आया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में रखा गया बताओ, टेंसर में रखा गया। तो फिजिकल क्वांटिक डिवीजन आपका 3 टाइप्स हो गया, एक हो गया वेक्टर, एक हो गया स्केलर और तीसरा क्या हो गया टेंसर हो गया। ठीक, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं केवल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे बस। अब यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स लिख दिया है कि टाइम, प्रेशर, सरफेस टेंशन आर स्केलर, दीज हैव डायरेक्शंस
विच यूनिक, मतलब टाइम का भी डायरेक्शन है, घूम रहा है, आगे चल रहा है, प्रेशर का भी है, लेकिन ये यूनिक डायरेक्शन है, इसलिए हम इसको कहाँ रखे हैं, स्केलर में रखे हैं। फिर है इट इज़ नोटेड दैट इफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ वेक्टर इट हैज़ डायरेक्शन बट कन्वर्स मे आर मे नॉट बी ट्रू, मतलब कि जो वेक्टर होगी उसमें डायरेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन किसी में डायरेक्शन है तो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सारे एग्जाम्पल लिख दिया हमने। फिर इसके बाद दिया है एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन टेकन इन स्मॉल अमाउंट इट बिहेव्स एज अ वेक्टर एंड फॉर लार्ज अमाउंट इट बिहेव एज स्केलर। एनी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी वेक्टर इफ इट ओबेज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ओबे करेगा वो वेक्टर जरूर होगा। स्केलर्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड आर डिवाइडेड एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रा के हिसाब से हम उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है, अलग होता है। आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इधर देखिए, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, ये हम लोग साल भर पढ़ते रहेंगे, जहाँ जो आएगा बताते रहेंगे कौन वेक्टर है कौन स्केलर, सब लिखा हुआ है आपको। तो चाहे अभी मान लो पढ़ना होगा पढ़ना, अदरवाइज आगे मिलता रहेगा, जहाँ आएगा वहाँ हम लिखते जाएंगे। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से करते हैं, एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है फ्रॉम गिवन फिगर फाइंड a प्लस बी ए माइनस बी। अब जरा इसको देखिए क्या करते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ पर डायरेक्शन में कोई चेंज, और जहाँ माइनस है 180 डिग्री को हम बदल दिया करेंगे। बहुत सिंपल चीज़, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तो ये बताओ, जैसे ये वेक्टर आपका a है, ये वेक्टर a हो गया, और ये वेक्टर आपका b हो गया, हमें निकालना है a प्लस बी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है, पहले का हेड हो दूसरे क्या हो, टेल हो। ये फर्स्ट हुआ और ये क्या माना जाएगा, सेकंड माना जाएगा। तो ये बताओ कि इनको, अब पहले का हेड है दूसरे का टेल है, ये हम मिला देते हैं, तो बताओ यही रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया, सेकंड वाले पे आ जाओ, a माइनस बी। अब ये फर्स्ट हुआ और ये क्या हुआ, सेकंड हुआ। तो बताओ b माइनस है, तो बताओ क्या करोगे इसको, a वाले में कोई चेंज नहीं, ऐसे रखो, और b वाला देखिए फिगर में कहाँ है, ऊपर है, तो कहाँ करोगे, तो नीचे करेंगे, ये आ जाएगा, और ये मिला दिया ये। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हमारा, अब उतार के ये दोनों करके दिखाओ तुम लोग। ठीक, थर्ड वाला बोलो क्या हो जाएगा, ये है आपका b माइनस सी, तो ये फर्स्ट हुआ और ये क्या हुआ, तो b देखिए ऊपर की ओर है, तो सीधे हमने ऊपर की ओर कर दिया ये b। अब बताओ a कहाँ होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा, कहाँ होगा बताओ, माइनस है, और a इधर राइट साइड है, माइनस होगा तो किधर हो जाएगा। अब बताओ ये ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर, क्योंकि पहले का हेड दूसरे का, तो ये आपका हो गया माइनस a, और इन दोनों को ऐसे मिला दिया, यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या है, b माइनस 2a, 2a का मतलब हो गया a का जो भी वैल्यू उसको 2 टाइम्स कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये b हो गया, तो r इज इक्वल टू, ठीक, उतार डालिए तो बताएं। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, इसको क्वेश्चन है, मतलब नोट में है, इफ वेक्टर इज डिस्प्लेस पैरेलल आर मल्टीपल ऑफ 360 देन इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। मतलब क्या हुआ, इधर देखो, कोई वेक्टर है तो वेक्टर जब तक डायरेक्शन नहीं चेंज करोगे तब तक इसमें कोई चेंज, जैसे मान लो ये 10 न्यूटन का है, अब इसको तुमने 30 डिग्री रोटेट करा दिया, तो आंसर आ जाएगा 10 cos 30। अभी आगे बढ़ाएंगे रिजॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा, कोई वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पैरेलल मूव कराने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पैरेलल मतलब क्या हो गया, ऐसे ले जाओ ऐसे ले जाओ, कोई चेंज, लेकिन जब एंगल में चेंज कर दोगे तो वैल्यू क्या करेगी, बदल जाएगी। अब हमें बताओ किस एंगल पे चेंज करें कि कोई चेंज उसमें ना होए, बताओ। ऐसा चेंज करो कि डायरेक्शन ना बदले। अब जैसे वेक्टर है ये आपका,
और इसको पूरा रोटेट कराओ, और पूरा रोटेट कराने के बाद फिर इधर ले आओ, तो डायरेक्शन में कोई चेंज, तो मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज। इसका मतलब 0 कहो या मल्टीपल ऑफ 2 पाई कहो, ऐसा करोगे तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज। यदि किसी वेक्टर को पैरेलल या मल्टीपल ऑफ 2 पाई में हम रोटेट कराते हैं तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी हमें अभी आगे ज़रूरत है, ठीक। और क्या ज़रूरत है अब देखिए ध्यान से, बाकी ये कहीं आएगा नहीं, इसको केवल आगे के लिए हमने बताया आपको। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लो, तब हम आते हैं इसके बारे में समझ लो। क्वेश्चन ले लेते हैं तभी ये, चलो पहले बता देते हैं, ध्यान समझिए। ये आपका है नॉर्थ, ये है ईस्ट एंड, ठीक। जैसे कोई चीज़ हम निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, जैसे ये मान लो ले लेते हैं, ये मान लो 5 है और ये भी 5 है, ये थीटा हो गया, तो बताओ यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, तो थीटा कितना हो गया, ठीक। अब हम ऐसा करते हैं, ये 5√3 हो गया, ये 5 हो गया, ये थीटा हो गया। अब बताओ यहाँ tan थीटा क्या हो जाएगा, 5√3/5, तो कितना आया, तो थीटा यहाँ कितना हो गया। तो इससे क्या समझ में आया, समझ में ये आया जब दोनों वैल्यू सेम होगी तो एंगल कितना आएगा, 45 आएगा, और जब वैल्यू दोनों अलग अलग होगी तो 45 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। बस इतने समझना है, दोनों वैल्यू हमारी सेम हो गई तो एंगल कितना आएगा, 45 आएगा। वैल्यू सेम नहीं है तो 45 के अलावा कुछ और एंगल आ जाएगा, ठीक। यह हम यही दिखाना चाह रहे हैं। देखो यहाँ दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, 5 हो 10 हो, तो एंगल आपका कितना आ जाएगा, 45 आएगा। लेकिन जब वैल्यू सेम नहीं होगी तो 45 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, 30 डिग्री आएगा, 10 डिग्री आएगा, 20 डिग्री आएगा, कुछ आएगा, लेकिन 45 नहीं आएगा। हम यहाँ पर दो तरह का एंगल पढ़ने जा रहे हैं, एक वो पढ़ने जा रहे हैं जो 45 आएगा तो क्या कहेंगे, और एक वो पढ़ने जा रहे हैं 45 नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, और इसकी ज़रूरत तुम्हें आगे तक मिलेगी। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं, तो देखिए कैसे दिखाया जाता है, इधर देखिए। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ। यदि ये बिल्कुल बीच में जा रहा है, ये एंगल कितना हो गया, 40, तो नेचुरल से ये भी कितना हुआ, 40, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। कहते हैं ना कि कोई सामान रखा हुआ है तो वो पूरब और दक्षिण के कोने में है, समझ लो बीचों बीच में रखा गया एकदम। ये मान लो ये 45 है, 45 है, अब इसको क्या कहोगे, वो साउथ ईस्ट। हम ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं, लेकिन कोशिश ही की जाती वर्टिकल से पहले कहा जाता है। चलो अब ये 45 है, तो ये 45, ये भी 45 हुआ, इसको क्या कहोगे, नॉर्थ। इसको क्या कहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरा देखो जहाँ प्रॉब्लम आती है थोड़ी, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। बात ना करो बेटा, बात करोगे तो निकल जाएगा, फिर रिपीट करना पड़ता है कई बार, एक ही बार निकाल लो सब, नो डिस्कशन। अब ये 30 डिग्री है, इसको क्या कहोगे बताओ। देखो किसकी ओर है ये, नॉर्थ की ओर, ध्यान दो यहीं गड़बड़ करते हो। लिखा जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ की ओर है, और किसकी तरफ से है, ईस्ट की तरफ से है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब पता चला सब पढ़े हो, डायरेक्शन ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो सारी पढ़ाई बेकार आपकी हो जाएगी,
क्योंकि ये आगे तक मिले, कई जगह मिलेगा आपको। एक तो रिवर बोर्ड मिलता है, तो रिवर बोर्ड तो हट ही गया, लेकिन मैग्नेट भी चल के मिलेगा। चलो अभी ये बता दो तुम, मान लो ये 20 डिग्री है, क्या कहोगे बताओ? 20 डिग्री किधर की ओर है? अब ये बेस्ट कहा जाएगा, किसकी तरफ से है? तो लिखेंगे 20 डिग्री वेस्ट ऑफ। चलो अब इसको बता दो, ये 10 डिग्री है। अब बताओ 10 डिग्री किसकी ओर है? साउथ। किसकी तरफ से है? तो 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। बोलो, चलो इसको बता दो। ये मान लो हमने ले लिया 20 डिग्री, क्या कहोगे बताओ? ये कहोगे 20 डिग्री किसकी ओर? साउथ की ओर। किसकी तरफ से? अच्छा मान लो अब यही ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? वो 70 हो जाएगा, पूरा 90 हुआ ना। अब इसी को लिखना चाहो 70 कैसे लिखोगे? लिखेंगे 70 डिग्री ईस्ट की ओर हो गया ऑफ। बोलो। अच्छा अब ये 30 तो कितना हुआ? कन्या खड़ी हो पीछे। हाँ, ये 60 डिग्री मान लो लिखा, क्या लिखोगे बताओ? यहाँ 60 डिग्री हमने लिख दिया, तो 60 डिग्री किधर की ओर बताओ? ईस्ट की ओर। वेरी गुड। और किसकी तरफ से? हमारा गेस गड़बड़ हो गया। बैठ, समझ जाओ, बैठ जाओ। अब ये समझ गए होंगे हमने इनको क्यों उठाया, लेकिन संजोग था ये कि समझ भी रही थी और दोनों काम हो रहा था। कंसंट्रेट रहा करो, लेकिन समझ रही थी, ताजुब है। ठीक, तो यही ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क होता है। ऑनलाइन में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, और ऑफलाइन में चेहरे हम लोग रीड करते रहते हैं, कहाँ पे हो, यहीं पे हो कि नहीं हो। ठीक, तो दोनों डिफरेंस है, लेकिन वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़ लिया इन्होंने। तो हमें लग रहा सब लोग पकड़ लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? कैसे कहोगे? इधर फिर से एक बार देख लो। 30 डिग्री है, किसकी ओर है? नॉर्थ की ओर। किसकी तरफ से है? ईस्ट की तरफ से है। अब इधर हम 60 ले लेंगे, तो इसकी तरफ कहेंगे, किसकी तरफ जाएगा? ईस्ट की ओर। किसकी तरफ से? तो हमें लग रहा आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, कल जो है क्लास है अलजेब्रा वाला, 2 बजे से है, तो 2 बजे आ जाना जिनको अलजेब्रा पढ़ना होगा। जो नहीं आ पाएंगे तो यूट्यूब पे देख लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान समझो, सभी लोग कर सकते हो। क्वेश्चन है बॉडी ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसे बना लेते हैं, देख लो, ये देखो ऐसे बना लिया। इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया। तो कह रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की ओर, ये हो गया B1। ठीक, टर्न्स नॉर्थ, और यहीं से नॉर्थ मुड़ जाता है। एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड से वो चल रहा है, मतलब 5 मीटर से ही चल रहा है। ठीक, अब बताओ नॉर्थ, यहाँ देखो, यहाँ मुड़ा ऐसे नॉर्थ मुड़ा, तो चाहे तुम यहाँ दिखाओ, चाहे यहाँ दिखाओ, चाहे यहाँ दिखाओ, और चाहे यहाँ दिखा दो, ये भी B2 इक्वल टू कितना आ गया? क्योंकि अभी हमने क्या बताया था, वेक्टर को पैरेलल मूव कराने से उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर हो गया बात ना? अब देखिए, चेंज कहीं निकालना हो तो हमेशा ध्यान दें, फाइनल वैल्यू माइनस, तो डेल्टा बी निकालना है, तो डेल्टा बी हो जाएगा B2 माइनस, अब जो माइनस हो उसको 180 डिग्री पलट दिया, ऊपर है तो कहाँ हो जाएगा? नीचे। दाएं है तो कहाँ हो जाएगा? बाएं। अब बताओ यहाँ B1, ये आपका इस साइड है, पलटो किधर आएगा? तो ये हो जाएगा B1 माइनस B1 लिख दिया। अब जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, ये आ जाएगा, इसको नाम दे दिया हमने डेल्टा। अब डेल्टा बी की वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ क्या हो जाएगा? हमेशा पैरेललोग्राम लगाएंगे वेक्टर में, नहीं कुछ लोग करते हैं 5 माइनस 5 कट के क्या करेंगे? 0। पैरेललोग्राम लगाएंगे, अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हो, वेक्टर पढ़ रहे हो,
और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आगे अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। R इज इक्वल टू बोल दो पी स्क्वायर प्लस और प्लस 2pq cos थीटा। और जब यही थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी बता दो, तब हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस, क्लियर हो गया। अब यहाँ 90 कैसे हो रहा है, इन दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो बताओ ये डेल्टा बी की वैल्यू कैसे निकालोगे बोल दो, b1 स्क्वायर प्लस, तो क्या हो जाएगा बोल दो 5 स्क्वायर प्लस, और याद करिए मैथमेटिक्स हमने आपको पढ़ाया था, क्या बताया था इधर याद करो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाता है एक्स रूट, और ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स रूट। तो बताओ ये आंसर क्या आ जाएगा आपको, 5 रूट मीटर पर डायरेक्शन बता दो। अब एंगल देखो दोनों चीजें बराबर बराबर हैं, सेम है, तो एंगल कितना आएगा 40। तो इसलिए क्या लिख सकते हो बताओ, नॉर्थ वेस्ट। बोलो नॉर्थ वेस्ट हुआ ना, 45 आएगा ना, दोनों चीज सेम है तो एंगल कितना आएगा 45 आएगा। अब ये तो क्वेश्चन ये है इन ए प्रॉब्लम इफ बॉडी टर्न साउथ फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। कह रहे हैं साउथ, अब पहले किधर जा रहा था बताओ, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट एंड वेस्ट। पहले किधर जा रहा था, ईस्ट की ओर, ये हो गया आपका b1, ठीक। अब यहाँ से साउथ, कहते हैं ना किसी घर करे भाई साउथ टर्न हो जा रहा, 90 डिग्री इधर चले जाना, लेफ्ट चले जाना, राइट चले जाना। अब यहाँ इन्होंने क्या किया साउथ, तो साउथ जो चेंज हो जाएगा तो ये देखिए चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ, तो हम यहाँ बना ले रहे हैं, b2 हो गया बोल दो। अब डेल्टा v फाइंड करना है तो डेल्टा v बोल दो क्या हो जाएगा b2 माइनस, तो किसको बताओ चेंज करोगे, b1 को, सीधे इधर आ जाएगा, ये माइनस b1 हो गया। अब माइनस b1 हो गया, ये रिजल्टेंट आ गया, क्लियर हो गया। अब ये रिजल्टेंट यही डेल्टा b हो गया आपका। तो डेल्टा b की जो वैल्यू निकालोगे फिर वही करोगे, क्या करोगे बताओ, b1 स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट 2 मीटर पर, ये कौन सा डायरेक्शन आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। बोलो उदाहरण लो, हाँ दोनों सेम है लेकिन ये लिखा जाता है कि वर्टिकल से लिया जाता है, लेकिन आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें आ जाइए 11b इन एवर प्रॉब्लम इफ द बॉडी टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट। अब 90 डिग्री लेफ्ट, तो बताओ क्या हो जाएगा, किधर पहले जा रही, पहले ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये जा इधर को रहा था ना b1 इज इक्वल टू। अब लेफ्ट मुड़ेगा किधर जाएगा बताओ, तुम ईस्ट की ओर जा रहे हो ऐसे, और लेफ्ट मुड़ेगा किधर जाएगा, नॉर्थ की ओर। तो चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, ये हो गया आपका। अब चेंज निकालना है तो चेंज फिर वही काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा b2 माइनस, तो ये इधर को आ जाएगा, ये डेल्टा b हो गया। क्या आंसर आ जाएगा बता दो, डेल्टा b इज इक्वल टू आएगा 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बता दो, बोलिए उतार डालिए। कोई चीज़ मान लो देखना हुआ करे तो TTS बैच वाले में जो ऐप है उसमें ये पूरा है आपका, ठीक। और क्योंकि YouTube पे जाने में एक दिन लग जाता है, जैसे अब आज बनाएंगे कल जाएगा, YouTube पे एक दिन बाद आप लेक्चर देखोगे। और ऐप पे जो है, ऐप जिनके पास ना वो हो तो जाके अपना कनेक्ट करा लो, ठीक, तो उस पर पूरा वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए बताइए, इधर देखो, प्रोटॉन इज चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 30 किलोमीटर पर सेकेंड नॉर्थ। इधर देखो ये आपका b1 हो गया, इन 20 सेकेंड्स व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। एवरेज एक्सीलरेशन तो अभी हम बता दे रहे हैं, आगे डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली ये हो जाता है b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस, तो पहले तुम b2 माइनस b1 निकालो, चेंज इन वेलोसिटी। क्या करोगे बोलो, डेल्टा b कैसे फाइंड करोगे, b2 माइनस b1 पलट दो, ऊपर है कहाँ जाएगा, ठीक।
अब बताओ क्या आएगा। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक, अब इधर देखिए, ये आपका रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक, ये मिला दो, ये मिला दो, ये एंगल मान लो हम अल्फा ले रहे थे, तो बताओ टेन अल्फा यहाँ से निकालोगे क्या आ जाएगा। ये आपका देखिए क्या दिया गया है, ये B1, ये B2 कितना दिया गया 40 डिग्री, 40 किलोमीटर। ठीक, तो हम इसको ले लेते हैं बीटा, तो बीटा की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। बीटा हो जाएगा, देखिए एंगल के सामने एक साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, तो परपेंडिकुलर आपका देखिए ये B2 आपका हो जाएगा। हम दोनों एंगल निकाल दिखा दे रहे हैं। बीटा निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो 4/3 आएगा। ठीक, तो बीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया। और टेन अल्फा निकालोगे तो टेन अल्फा निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ, बेस हुआ। ये B1 है तो ये भी क्या हुआ, B1 हुआ, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आया। ठीक, एक्चुअली 3/4 10 में वैल्यू होती है 37 डिग्री की। इस तरह क्वेश्चन कहीं आएगा तुम्हें ब्रैकेट में दिया रहेगा, केवल आपके 30, 45 ये नहीं दिए रहेंगे, लेकिन इस तरह का आएगा तो दिया रहेगा। यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। ठीक, अब तुम अब पहली बात एक्सीलरेशन निकाल लो, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बोलो। ये हो जाएगा डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ, हो जाएगी डेल्टा बी यहाँ से आ जाएगा √30 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ हमने रख दिया 50 और टाइम कितना दिया है 20, तो आंसर कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें जरा डायरेक्शन बता दो क्या हो जाएगा। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन बताइए। इधर देखिए ये अल्फा ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा साउथ, और किसकी तरफ से है, तो यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर सही कर लेना, तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथ ऑफ। उतार लो तो एक बार फिर से बता दें हम। अब यहाँ तुम लोग थोड़ा एंगल फंस रहे होगे, इधर ध्यान दो, फिर से देख लो। ये बताओ पहले किधर जा रहा था, किधर जा रहा था नॉर्थ, और फिर किधर गया ये ईस्ट। क्वेश्चन नहीं दिया है ना, नॉर्थ फिर ईस्ट गया। ठीक है, अब हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है V2 माइनस, तो ये नीचे आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल जो हो गया, ये मान लो एंगल हम निकाल रहे हैं अल्फ़ा, तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने साइड क्या मानी जाती है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, तो बताओ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, मतलब क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा ये इसके सामने साइड परपेंडिकुलर। अच्छा, ये B2 हमारा यहाँ पे है, थोड़ा कन्फ्यूजन, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो गया। तो बताओ ये आपका जो है B1, यही भी B1 हुआ, तो B1/B2, तो B1 की वैल्यू आपको कितना दिया है 30, तो 30/0 कैंसिल हुआ, 3/4 की वैल्यू होती है 37 डिग्री। ठीक, अब ये तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ दिया रहेगा, तो 37 डिग्री हो गया आपका। अब 37 डिग्री हो गया, और अब हमें निकालना एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन होता है B2 माइनस B1/T2 माइनस B1 की जो वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा बताओ 2.5, तो 2.5 वो 50 आएगा, और टाइम कितना दिया है 20 दिया है, तो 50/20 कितना हो गया 2.5 हो गया, तो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखो यहाँ देंगे, तो ये 37, ये वाला 37 है, तो क्या लिखोगे बताओ 37 डिग्री साउथ, और किसकी तरफ से, ईस्ट की तरफ से। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब यही दोबारा जब करना यही क्वेश्चन करना, बस इसमें सब आपका मिल जाएगा।
अब हम इस सब लिख दे रहे हैं, तुम लोग करना इसको। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसको हम लिख दें बी एवरेज, ये हो जाएगी b1 प्लस b2/2। सेकेंड है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, ये क्या हो जाएगी। थर्ड एक्सीलरेशन, ये वही डेल्टा b अपान डेल्टा। और फोर्थ एवरेज एक्सीलरेशन, ये दोनों सेम होते हैं, ये भी आपका डेल्टा b अपान डेल्टा, चाहे एक्सीलरेशन कहेंगे चाहे एवरेज, दोनों सेम हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था लेकिन तब से कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, बहुत ढूंढे, किसी गाइड मिल गया नहीं, मिलेगा नहीं, लेकिन ये आपके तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब तुम लोग एक एक करके दिखाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड करो। पहले फर्स्ट वाला करो, पहले तुम b1 प्लस b2 निकालो, फिर एवरेज निकालो बाई 2 करके। चलो बताओ पार्टिकल किधर जा रहा है, पहले नॉर्थ, ये हो गया आपका b1, फिर किधर जा रहा है ईस्ट, और ये हो गया आपका, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब तुम लोग निकालो, पहले b1 प्लस b2 निकालो, फिर b एवरेज निकालो। अभी केवल 10-10 क्वेश्चन का आप दीजिए, हम आपका देखें कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, फिर इसके बाद 45-45 क्वेश्चन देंगे। हाँ उस पर रहेगा आंसर, उस पर लगा देना, लेकिन जो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना वो पन्ना भी जमा कर देना। अब जो क्वेश्चन तुम्हारा आंसर में मैच नहीं करेगा, उस सिर्फ हम उस क्वेश्चन को देखेंगे कि तुमने कहाँ गलती की है, जो करेक्ट है वो नहीं देखेंगे। चलो बताओ b1 प्लस b2 कितना आया, सबको बताओ, 20। बोलो। इधर देखो, पहले b1 प्लस b2 निकालो, तो b1 प्लस b2 में डायरेक्शन में कोई चेंज, इसलिए b1 प्लस b2 आपका यहीं आएगा, इधर ही आएगा, इसको हम b डैश नाम दे देते हैं। तो b डैश की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, b1 प्लस, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगी, 10 प्लस नहीं होगी। हाँ अब जरा ध्यान दो यहाँ पर, इधर देखो, पहले इधर ध्यान समझो, ये कोई वेक्टर आपका जो है a दिया गया मान लो, और ये कोई वेक्टर आपका b दिया गया है, रिजल्टेंट आपका ये हो रहा है, r इज इक्वल टू होता है a प्लस, ये कोई वेक्टर आपको a दिया गया है और ये माइनस b हो गया, बोल दो, और ये मिला दो, तो r इज इक्वल टू यहाँ क्या आया, ये वेक्टर का एडिशन है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन सब कुछ है, लेकिन वैल्यू हमेशा वेक्टर में, ध्यान दो किसको, ला पैरेललोग्राम हमेशा ही लगाएंगे। अब यहाँ लगाओगे, देखो एंगल क्या डिग्री आया, यहाँ भी कितना आया, तो दोनों केसेस में जो आंसर आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो ये आ जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा, बोलो ए स्क्वायर प्लस, क्लियर हो गया। अब ये लोग सोचते हैं कि नहीं, अरे भाई ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री आ गए, जो दोनों में 90 हो गए तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये क्या हुआ, सिंबल होता है। कुछ लोगों को मतलब बताओ तब भी वो कहते नहीं कैसे ही हो जा रहा है, तो कैसे ही हो रहा है, ये सिंबल होता है, वेक्टर का एडिशन है, वेक्टर का ये सब्ट्रैक्शन है, लेकिन वैल्यू हमेशा किससे निकालोगे, पैरेललोग्राम से। क्या फार्मूला हो गया बताओ, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 हो गया यहाँ, तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई। तो क्या आंसर आ जाएगा, तो चाहे एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन, दोनों वैल्यू हमारी यही आएंगी। तो बता दो दोनों वैल्यू आएंगी, तो बोलो डेल्टा, अब डेल्टा बी डैश हो जाएगा अंडर रूट, बोल दो क्या करोगे, b1 स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा आपका, बोलो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर पर। अब बताओ बी एवरेज निकालना है, तो बी एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, b डैश बाई 2 हो जाएगा, तो 10 रूट 2 बाई 2 हो जाएगा, तो 5 रूट 2 मीटर पर। डायरेक्शन बता दो,
नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसको उतारो तो बताएं, मतलब ये आएगा नहीं, क्योंकि अब हम जैसा कोई पेपर बनावे और उसको क्वेश्चन याद हो, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये तब से कहीं रिपीट नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटी। लेकिन हम यहाँ दोनों चीज़ आपको कंपेयर करना चाहते थे, इसलिए दोनों को ले लिए कि B1 प्लस B2 है तो क्या करेंगे, और B2 माइनस B1 है तो क्या करेंगे, इसको बताना चाह रहे थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, इधर देखिए। अब ये मेन क्वेश्चन आपके ये है। ठीक, चलो बताओ। सेकेंड, पार्टिकल पहले किधर जा रहा था बताओ। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये आपका वेस्ट हुआ। किधर जा रहा था, नॉर्थ। फिर किधर चला गया, डेल्टा बी निकालोगे तो क्या करोगे बताओ, V2 माइनस, ये ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, ये आपका डेल्टा बी हुआ ये। तो डेल्टा बी की वैल्यू बताओ यहाँ क्या हो जाएगी, अंडर रूट बोलो, B1 स्क्वायर प्लस, तो बताओ अंडर रूट क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर पर। डायरेक्शन बता दो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम है तो एंगल 45 डिग्री आएगा, तो ये हम लिखेंगे साउथ ईस्ट। अब सेकंड वाले, थर्ड वाले पे आओ। एक्सीलरेशन, ये भी आपका डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, तो डेल्टा बी 10 रूट 2, और टाइम कितना दिया बताओ, 10 सेकेंड दिया है, तो रूट मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन वही रहेगा, बोल दो, तो क्या डायरेक्शन हो गया बताओ, साउथ ईस्ट हो गया। अब फोर्थ में भी यही होगा, क्योंकि दोनों एवरेज भी वही फार्मूला होता है वेक्टर के केस में, तो डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, ये भी आपका 10 रूट 2 बाई 10, तो आंसर हमारा रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर साउथ। क्लियर हो गया। तो चाहे एक्सीलरेशन कहें और चाहे एवरेज कहें, दोनों की वैल्यू क्या होती, सेम होती है। तो जब अब रिवीजन करना, तुम लोग बस इन्हीं क्वेश्चनों करना, पीछे जो हमने 3-4 बताए उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सारी चीज़ आ गई है आपकी। अब उतार डालिए। फ्राइडे से जो जिनके नंबर 120 उसके ऊपर हैं, तो जो लोग होंगे उनको बता देना, फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे 4 से 6 में। उसमें सिर्फ रिवीजन करा के और क्वेश्चन और फार्मूला, लेकिन उसमें वही लोग चल पाएंगे जिनको फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है। अभी देखिए जितने NCERT क्वेश्चन है वो मैंने सारे रखे हुए हैं। ठीक, इस वैरायटी के देख लो, यहाँ तक हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी आपको NCERT कोई क्वेश्चन दिखा नहीं इस कैटेगरी का। क्लियर हो गया। इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन NCERT के बुक में आप ढूंढ डालोगे नहीं पाओगे। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन है जो अब की आया हुआ है। फुटबॉल प्लेयर मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड अवॉइड एंड द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। इसी पे जो अभी हम तुमको बता रहे हैं, इसी बेस क्वेश्चन है। फोर्स का डायरेक्शन बताना है, और फोर्स डायरेक्शन वही होगा जो एक्सीलरेशन को होगा। क्लियर हुआ। अब एक्सीलरेशन का कैसे, फुटबॉल प्लेयर मूविंग किधर जा रहा है बताओ, साउथ, और सडनली किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी से मिलेगा। क्लियर हो गया। तो जो चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही एक्सीलरेशन का होगा, वही फोर्स का हो जाएगा। तो हम तुम्हें बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि फिजिक्स में थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग, क्योंकि फिजिक्स में मान लो NCERT में थ्योरम दिया है और कोई एग्जाम्पल एक्सरसाइज नहीं दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि NCERT का नहीं है। अब थ्योरी में तो पूरा है ही है सब, उस थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चन आपको फ्रेम कर दिया गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब हम देखो, हम पिछली साल भी कराए थे, इस साल भी करा रहे हैं, तो समझ चुके होगे कि जो हम लोग पढ़ाते हैं तुम लोग अपनी काबिलियत न रखा करो। ठीक, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना वो हम बताएंगे आपको। अब जैसे मान लो हम ना पढ़ाते, भाई NCERT में कोई क्वेश्चन है ही नहीं है तो क्यों पढ़ाएं, आ गया आपका क्वेश्चन।
तो ज़रूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जाम्पलर एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन आवे। जरूरी कोई थ्योरी बना रहा है, थ्योरी उसके माइंड में है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बना दिया उसने। पॉइंट क्लियर हो गया। तो फिजिक्स में थोड़ा सा हमें दाएं बाएं पेंडुलम की तरह दाएं बाएं जहाँ तक जा सकते हैं जाना पड़ेगा। बायो अगर हम तो नहीं है, उसमें तो है वही आएगा। इसमें भी आता, यदि केवल थ्योरी बेस्ड रहते क्वेश्चन तो आता, उसके बाहर ना जाते। लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाना है तो आप उनको रोक नहीं सकते हो। हमारी बात समझे। एक भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जाम्पल एक्सरसाइज में कहीं नहीं है, लेकिन आपका देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, आपका रख दिया गया है। तो हम फिर यही कहेंगे, काबिल नवा ना करो। हम लोगों की काबिलियत बहुत ज़्यादा है। 30 साल पढ़ाते हो गया हो, जो बता देते हैं वही आएगा, उसी को आप पढ़िए। ठीक। तो आज इसी के साथ लेक्चर समाप्त।